Welcome all the students of third year. There are two papers of Banking and Business Economics department. First is Financial Management and second is International Trade and Finance. We will discuss firstly Financial Management syllabus. आप सभी बच्चों के लिए हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं जिसमें सबसे पहले हम सिलेबस को ही डिस्कस करेंगे। एज़ यूजुअल 5 यूनिट्स हैं, उन सभी 5 यूनिट्स को हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हुए समझ लेंगे कि हमें टोटल कंटेंट्स इस ईयर में क्या पढ़नी है। फर्स्ट यूनिट इज़ कंटेनिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दो तरह की फाइनेंसेस हैं, उसमें से हमें बिजनेस फाइनेंस को डिटेल में समझना है। इसका कंसेप्ट, मीनिंग, नेचर ये तो पढ़ना ही है। बाद में इसके आता है ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य। एक वित्तीय प्रबंधक को किस तरह से बिजनेस फाइनेंस को मैनेज करना है ताकि वह इन दो ऑब्जेक्टिव्स के साथ में संस्था को आगे ले जा सके। उस आधार पर आपको यहाँ पर पढ़ना है प्रॉफिट एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, यानी लाभ या संपदा का अधिकीकरण। तीसरा पार्ट इसका है रोल ऑफ फाइनेंशियल फंक्शन ऑफ बिजनेस। व्यवसाय में वित्तीय कार्यों की क्या भूमिका है, ये वित्तीय कार्य कितना महत्व रखते हैं, उसके बारे में है। मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंस। किसी भी संगठन में फाइनेंस को मैनेजमेंट का प्रबंध करने में क्या कार्य किए जाने चाहिए। एक और आइडिया इसमें दिया हुआ है, चेंजिंग रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच। एक वित्तीय प्रबंधक का परंपरागत अप्रोच और उसकी आधुनिक अप्रोच क्या है, उसकी भूमिका को लेकर वो भी इस फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ाई जाएगी। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जब एक इन्वेस्टर अपनी मनी को कहीं पर इन्वेस्ट करता है, विनियोग करता है, तो विनियोग करने के बाद वह कौन सी प्रत्याय दर या किस दर पर वह उससे आय अर्जित करना चाहता है, इसकी कैलकुलेशन आपको YTM के थ्रू देखनी है। YTM का फुल फॉर्म है यील्ड टू मैच्योरिटी, यानी परिपक्वता की प्रत्याय दर। इसका कैलकुलेशन करने के लिए हमें सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को भी इसी इक्वेशन के साथ में कैलकुलेट करना है। अब आते हैं हम सेकेंड यूनिट पर, कैपिटल स्ट्रक्चर यानी पूंजी संरचना, जो किसी भी बिजनेस के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वह पूंजी को किस तरीके से एकत्रित करे या संस्था के लिए फंड्स का कलेक्शन वह किन स्रोतों से करे, कितनी मात्रा में करे, किस रेशो से करे, इसका निर्णय करना ही पूंजी संरचना है। जैसे हम आगे चलते हैं, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। पूंजी संरचना का एक ऑप्टिमम स्ट्रक्चर यानी एक अनुकूलतम आधार क्या है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी संरचना के लिए आवश्यक घटक क्या हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग, वित्तीय योजना कैसी बनाई जाती है। कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़, जिनको हम हिंदी में निगम प्रतिभूतियाँ कहते हैं, ये 3 प्रकार की मुख्य रूप से पढ़ी जाती हैं, जिनमें इक्विटी शेयर्स, जिनको आप समता अंश के नाम से जानते हैं हिंदी में, प्रेफरेंस शेयर पूर्वाधिकार अंश, और डिबेंचर्स ऋण पत्र। ये 3 वो प्रतिभूतियाँ हैं जिनके द्वारा कोई संस्था अपने लिए फंड्स का कलेक्शन करती है। इन सभी का हमें कंसेप्ट देखना है, इनकी लिमिटेशन, इम्पॉर्टेंस, काइंड्स एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इनके क्या लाभ हैं और क्या दोष हैं, इन सभी के आधार पर इनको डिटेल में समझना होगा। इसी यूनिट का जो लास्ट हेडिंग है वो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी समता अंशों की लागत को हमें कैसे मालूम करना है। डिबेंचर्स की लागत क्या होगी, प्रेफरेंस शेयर्स की लागत क्या होगी। इस तरह से इन तीनों ही निगम प्रतिभूतियों की कॉस्ट की कैलकुलेशन सीखनी है। रिटेन्ड अर्निंग्स एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल,
जिसको WACC के नाम से एब्रीवेशन में जानते हैं। पूंजी की औसत भारित औसत लागत, यानी हम सभी प्रकार की तीनों पूंजी के अनुपात को जब हम फंड्स के कलेक्शन में यूज़ करते हैं तो उसकी एवरेज कॉस्ट क्या होगी, उसका कैलकुलेशन हमें यहाँ करना होगा। इस तरह से सेकेंड यूनिट कंप्लीटली रिलेटेड टू कैपिटल स्ट्रक्चर। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश होता है तो उसे पूंजी की संरचना को निर्धारित करना होता है, जो उसके बिजनेस के सक्सेस और फेल्योर को डिसाइड करती है। इसलिए इन सिक्योरिटीज़ को पूरी तरह से समझना और इनकी लागतों को निर्धारित करना इसमें सिखाया जाएगा। थर्ड यूनिट, तीसरी इकाई में हमें पढ़ना है कैपिटलाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं हम पूंजीकरण। उसका मीनिंग, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड कैपिटलाइजेशन, यानी पूंजी और पूंजीकरण में क्या अंतर है। बेसिकली हम कैपिटलाइजेशन का मतलब जो एक कंसेप्ट है वो ये है कि किसी भी संस्था को स्थापित करते समय पूंजी की टोटल क्वांटिटी कितनी रिक्वायर्ड है, या उसका एक अनुमान लगाया जाना कि कुल कितनी पूंजी की आवश्यकता उस संस्था को होगी, यही कैपिटलाइजेशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो हमारा सेकेंड यूनिट था वो रिलेटेड है डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल से, और कैपिटलाइजेशन इज रिलेटेड विद द वॉल्यूम और क्वांटिटी ऑफ कैपिटल से है। इसमें कुछ थेरीज आपको पढ़नी है कैपिटलाइजेशन की। उन थेरीज में डेफिनेशंस भी आएंगी, कॉजेज भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी आएंगे और रेमेडीज़ भी आएंगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर दो एस्पेक्ट्स भी और पढ़ने हैं, ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन। पूंजी का एक सही मात्रा होना एक संस्था के लिए न केवल बहुत आवश्यक है, बल्कि वह इसको ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन से भी बचने की कोशिश करनी होती है। ओवर कैपिटलाइजेशन मतलब अधिपूंजीकरण, जब संस्था की आवश्यकता कम पूंजी की हो और विनियोजित की गई पूंजी की मात्रा ज़्यादा हो। अंडर कैपिटलाइजेशन जिसको अपूंजीकरण कहते हैं, यानी पूंजी की आवश्यकता ज़्यादा है लेकिन मात्रा उसकी कम विनियोजित की गई है, तो उसके अपने क्या लाभ और हानि है, ये हमें इसमें पढ़ना है। सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटी मिक्स, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज, EBIT एंड EPS एनालिसिस। Selection of security mix, this is very important aspect of capital. डिफरेंट 3 सिक्योरिटीज़ आप सेकेंड यूनिट में जो पढ़कर आ रहे हैं, उसके बाद ये देखना है कि उनका एक सर्टेन रेशो क्या होना चाहिए किसी भी संस्था की नेचर के हिसाब से या उस संस्था के प्रोसीडिंग्स के हिसाब से। उसको सिक्योरिटी मिक्स के नाम से जाना जाता है। ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज, जिनको हम हिंदी में उत्तोलक कहते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, परिचालक एवं वित्तीय उत्तोलक। उत्तोलक का किसी भी बिजनेस फाइनेंस में बहुत बड़ा रोल होता है और उसी आधार पर 2 तरह की एनालिसिस की जाती है, EBIT एंड EPS एनालिसिस। EBIT का फुल फॉर्म होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। EPS मीन्स, जैसा सब आप जानते ही होंगे, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कब आता है? जब हम EBIT करते हैं, पूरा स्टेटमेंट बनाते हैं, तो लास्ट में इक्विटी का जो शेयर बचता है, सबसे पहले डिबेंचर्स को हम देते हैं इंटरेस्ट, उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर्स को देते हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं। तो इन सभी डिडक्शंस को करने के बाद जो कुल लाभांश का हिस्सा बचता है वह कहलाता है अर्निंग पर शेयर, यानी प्रति अंश अर्जित आय कितनी है। इसका एनालिसिस आपको इस यूनिट में डिटेल में समझना है। देन 4th यूनिट, दिस इज रिलेटेड विथ फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। वित्तीय पूर्वानुमानों से संबंधित यह यूनिट है, जिसमें न्यू इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फाइनेंसिंग, वर्तमान स्थितियों में
वित्त संग्रहण की या कैपिटल स्ट्रक्चर के नए और सोर्सेज क्या डेवलप हो रहे हैं, जिनको हम हाइब्रिड डेट इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से भी जानते हैं, उनको डिटेल में हमें समझना होगा, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, बेनिफिट्स, ये सभी। उसके बाद में आते हैं जो मार्केट के बड़े इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, वो है डेरिवेटिव्स, व्युत्पन्न। डेरिवेटिव्स के बारे में आपको डिटेल में ये देखना है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका बिजनेस में क्या रोल होता है, ये किसी भी व्यावसायिक संगठन में क्या महत्व रखते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड थर्ड है ऑप्शंस। ये वो व्यवहार हैं जिसके माध्यम से कोई भी संस्था या कोई भी विनियोजक किसी भी संस्था में इन्वेस्ट करने से पहले इनकी कैलकुलेशन करता है और फिर अपने निर्णय लेता है। फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, अग्रिम एंड भावी अनुबंध, इनके बारे में देखना होगा। ऑप्शंस यानी विकल्प व्युत्पन्न कहलाते हैं, जैसे कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शंस। प्राइसिंग ऑफ ऑप्शंस, एफर्ट्स ऑफ अफेक्टिंग प्राइसिंग ऑफ ऑप्शंस, यानी विकल्प व्युत्पन्नों को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स भी देखने हैं। सेकंड पार्ट है इस यूनिट का फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। वित्तीय पूर्वानुमान लगाने के लिए हमें किस तरह से कुछ सर्टेन मॉडल्स को पढ़ना है। उन मॉडल्स में आपके आते हैं बेनिफिट्स, एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट्स। एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट्स का मतलब ये है कि संस्था को अपने इंटरनल फंड के अलावा एक्सटर्नल फंड यानी बाह्य स्रोतों से जो पूंजी एकत्रित करनी है, उनके क्या तरीके हैं, वो हमें यहाँ पर देखने हैं। उसके बाद में है डिविडेंड पॉलिसीज़, यानी लाभांश की नीति। लाभांश क्या है? जो कि समता अंशों का वो हिस्सा है, समता अंशों को दिया जाने वाला लाभ है, या जिसको हम कहते हैं वितरण योग्य आय। इनका मीनिंग है, एसेंशियल्स हैं, एंड साउंड डिविडेंड पॉलिसी, यानी एक कहना चाहिए कि बहुत मजबूत लाभांश नीति क्या होती है, इसके बारे में पढ़ना होगा। लाभांश नीति के कई प्रकार हैं जिनको हम अलग अलग मॉडल्स के नाम से जानते हैं, जिसमें वॉल्टर, गॉर्डन, मोदिगिलियानी एंड मिलर मॉडल्स को आपको पढ़ना है। इस तरह से फोर्थ यूनिट में विशेष रूप से आपको फाइनेंशियल फोरकास्टिंग और डिविडेंड पॉलिसीज़ को समझना है। अब हम आते हैं फिफ्थ यूनिट में। फिफ्थ यूनिट इज़ रिलेटेड विथ कैश फाइनेंसिंग, मीनिंग ऑफ होल्डिंग कैश, ऑब्जेक्टिव्स, कुछ सर्टेन इसमें आपको एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस के थ्रू हम इसको देखेंगे, जिसमें हमें कैश को रखने के क्या तरीके हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उस पर ध्यान देना है। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कैश नीड्स, कैश बजट, कैश फाइनेंसिंग टेक्निक्स, मिलर एंड ओआर कैश मैनेजमेंट मॉडल्स, ये सभी इसमें आपको पढ़ने हैं। फिर लास्ट में जो यूनिट है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस, कैपिटल बजटिंग, इन्वेंट्री एंड बिल रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, ये सभी के बारे में आपको पढ़ना है। कैपिटल बजटिंग जो आप सभी जानते हैं कि बहुत ही ज़रूरी है कि हमें पूंजी का सही बजट बनाना होता है कि हमारे कुल कितनी रेवेन्यूज़ होंगी और कितने एक्सपेंडिचर होंगे, उस हिसाब से। इन्वेंट्री एंड बिल रिसीवेबल मैनेजमेंट जो स्टॉक के बारे में बात करती है। बीआरस, करंट एसेट्स का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, उसके मैनेजमेंट की भी इसका भी अध्ययन आपको इसमें करना है। इस तरह से ये 5 यूनिट्स हैं, और इन 5 यूनिट्स के लिए जो बुक्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अग्रवाल एंड अग्रवाल फाइनेंशियल मैनेजमेंट हिंदी में है, और यदि आप और अच्छी बुक्स देखना चाहते हैं, कुछ अच्छी रेफरेंस बुक्स देखना चाहते हैं, तो प्रसन्न चंद्र की है, IM खान की है। ये वो किताबें हैं जिनमें आप अच्छे इलस्ट्रेशन और अच्छे कंसेप्ट्स के साथ आप इसको कोर्स को पढ़ सकते हैं।
इस तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सिलेबस है ये इस तरह का है जिसमें थ्योरी भी है और न्यूमेरिकल भी है, इसलिए ये काफ़ी स्कोरिंग है। आप अच्छी मेहनत करिए, अच्छी तरह से पढ़िए। हम आपको टाइम टू टाइम जो भी ऑनलाइन आपको ड्राफ्ट करके डालते हैं लेक्चर, उस लेक्चर को आप प्रॉपर्ली समझिए, पढ़िए। जो भी क्वेरीज आपकी होती हैं वो हमें बताइए। व्हाट्सएप पर भी मैं इसका पूरा डिटेल डाल रही हूँ, तो आप उसको देखिए। और यूट्यूब चैनल जो मीरा गर्ल्स कॉलेज ने अपना चैनल जो क्रिएट किया है उसमें भी ये डाला जाएगा। धन्यवाद।